हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते बच्चों आप सब बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों आप लोग पूरी अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। जो हमारा सीरीज चल रहा है बच्चों तैयारी 2023 का 9 क्लास 9 का तैयारी 2023 का हम लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से आज बच्चों आप लोग का तीसरा सीरीज है। ठीक है, दो सीरीज जो था, दो पार्ट था, इसका पहले खत्म हो चुका है। इस सीरीज में क्या है बच्चों कि हम सभी मॉडल पेपर को सॉल्व एक साथ करवा रहे हैं। ठीक है, सभी मॉडल पेपर 5 साल का मॉडल पेपर एक साथ कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, 2019 का मॉडल सेट आप लोगों को करवा दिया गया है। इसमें से सेट 1 और सेट 2 दो सेट था बच्चों, दोनों सेट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहे बच्चों, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। चैनल को जरूर विजिट करें। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों 2020 का मॉडल सेट को करेंगे। 2020 साइंस का मॉडल सेट को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों। और बता दो बच्चों आप लोग को आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, जो मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 2019 का कर चुके हैं उसको आज बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने पहले बता रखा था बच्चों कि जो भी मॉडल सेट में क्वेश्चन सेट होता है वो लगभग एक दूसरे साल से रिलेट होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को 2020 में देखने को मिलेगा। 2019 वाले क्वेश्चन, बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे सेम क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को 2021 हमने बोला था बच्चों कि आप लोग का जो क्वेश्चन होता है मॉडल सेट वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद जैक को कोई क्वेश्चन मिलता ही नहीं, वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, आप लोग का एग्जाम में भी इसी तरीके से आप लोग का एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है। बता दे रहे बच्चों कि आप अगर इस 5 साल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आप इसे पूरा कंप्लीट करो। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे बच्चों 2020 का सेट 1। 2020 में मात्र एक ही सेट जारी हुआ था, जिसमें से एक ही सेट को हम लोग इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साइंस का। इसके बाद आप लोग का मैथ का भी रहेगा बच्चों। ठीक है, मैथ का भी आप लोग का सीरीज स्टार्ट हो गया है ना। आज हम उसको अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद उसका आप लोग का अगला सेट बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसे मैथ वाले नहीं देखे तो मैथ वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले आगे जो वीडियो आएगी वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये सेट तो पहले आप करा चुके हैं। नहीं, ये नया सेट है बच्चों। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है तो बताइए जल्दी से। इसमें से तो आप लोग को आधा से ज़्यादा पता होगा, बहुत लोगों को जो पहले सेट देख चुका है। ठीक है, तो मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ना, फिर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, याद कर लो। चलो आगे देखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल, वेग, त्वरण या विस्थापन। तो बताओ बच्चों इसका कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? एक कार 2 घंटा में 100 सेंटीमीटर बोल दिया है जी, यहाँ पे 100 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, मिसप्रिंट है। 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाल का फॉर्मूला जानना होगा। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो फटाक से बैठा दो फॉर्मूला पे। ठीक है, यहाँ बैठाते हैं। तो दूरी कितना है बच्चों? यहाँ पे 100 किलोमीटर, तो 100 लिख दो। और समय कितना है? 2 घंटा, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? इसका चाल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले सेट में भी किए थे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेगा, हमने पहले बता रखा है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, बल पूछ रहा है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल को हम लोग किससे मेजरमेंट करते हैं बच्चों? एफ से। और एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। क्या होता है? एम ए। तो एफ एम ए है ना। एम कितना है यहाँ पे? मास कितना है बच्चों? 2 kg है, तो 2 कर देंगे। एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, और बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ पे 10 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये राइट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, 1/2 है, 2 है या 1/6, तो इसका राइट आंसर 1/6, पहले भी बता दिए थे, है ना, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों कि जो पृथ्वी पे अगर आप लोग का 60 kg है तो आप चंद्रमा पे जाते हैं तो कितना गुना हो जाएगा, 1/6 गुना, ठीक है। तो 60 का 1/6 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 kg। इसका मतलब कि क्या हो गया, 6 दूनी नहीं कितना, 10 kg ना, 6 दहें के 60, तो 10 kg, यानी कि आपका चंद्रमा पे कितना kg हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, ठीक है। तो धनुष की तनित डोरी में कौन सा ऊर्जा संचित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए थे बच्चों। क्या था, किसी वस्तु के अगर वेग को हम दुगुना कर देते हैं तो इसका गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चौगुना, है ना, चौगुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। किसी वेग के दुगुना अगर हम कर देते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें से तरंग वेग, ठीक है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का बीच संबंध कौन सा है, ठीक है। तो इन तीनों का जो बीच में संबंध जो होता है बच्चों वो होता है ना, भी बराबर आवृत्ति और इनटू में लैम्डा हो जाता है, ठीक है, उल्टा वाई ऐसे लिख दो। तो ये संबंध होता है, यानी कि ये कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, ठीक है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यानी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ठीक है। तो ये ऊर्जा का व्यावसायिक जो मात्रक है बच्चों वो क्या है, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक। चलो लिख लो। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा भाई, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। अगर कोई पिंड का विस्थापन बच्चों अगर 0 हो गया तो उस पर किया जो गया कार्य होगा वो 0 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, ठीक है। तो किसका जड़त्व अधिक है, साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। हमने बता रखा था बच्चों कि जो सबसे ज़्यादा भारी होता है वो उसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि रेलगाड़ी ज़्यादा भारी है ना, साइकिल को हाथ में उठा लोगे, कार को भी धकेल दोगे, बस को भी धकेल दोगे 2-4 आदमी मिलके, है ना। लेकिन रेलगाड़ी इसको धकेल पाओगे 2-4 आदमी नहीं। तो सबसे भारी जो रहेगा वही उसका सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो जल्द आ जाएगा, ठीक है, 2021 का। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग बच्चों संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। संवेग का फॉर्मूला ही होता है बच्चों, संवेग का फॉर्मूला ही होता है द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, ठीक है, लिख लो फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे कैसे होती है बच्चों, यहाँ पे बताना, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है, ठीक है। तो जो मनुष्य सुन सकता है उसके लिए कितना प्रास है, कितना से कितना सुन सकता है। तो बता दो बच्चों 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है। अगर 20 से कम हर्ट्ज है, ठीक है, 20 से कम साउंड अगर आता है तो हम लोग नहीं सुन सकते। चूहा, बिल्ली, कुत्ता ये सब होते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ को भी सुन लेते हैं, लेकिन हम लोग को 20 हर्ट्ज से अगर कम आवाज़ है तो हम लोग नहीं सुन पाते हैं ना। तो 20 हर्ट्ज से कम, देखिए आप घर में देखे होंगे चूहा, तो चूहा का थोड़ा सा भी टक से आवाज़ आता है तो भाग जाता है ना। तो वो क्या करता है, एकदम कम से कम साउंड को भी वो सुन लेता है 20 हर्ट्ज से कम। लेकिन एक सामान्य मनुष्य कितना से कितना श्रव्यता प्रास होता है उसका, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा मनुष्य नहीं सुन सकता, अगर सुन लिया तो बहरा हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, गुरुत्वाकर्षण,
उत्प्लावन, ठीक है, घर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। ठीक है, तो किस पर होती है, जड़त्व के, आरोपित बल के, त्वरण के, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो उसका राइट आंसर हो जाएगा आरोपित बल के। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है किसकी, तो आरोपित बल का। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तत्व का एक उदाहरण है। ठीक है, तो तत्व का एक उदाहरण है वायु, पानी, नमक, ऑक्सीजन। ठीक है, तो तत्व हम लोग बताए थे बच्चों, जो एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें से 118 तत्वों को खोजा गया है। ठीक है, जो वो है ना, जो आप पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये सब तो तत्व है। अब बताओ वायु कहीं पे है क्या, तत्व में नहीं है, ये कट गया। पानी है, नहीं है, चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर इसमें बनता है। नमक NaCl, यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों मिल करके बनता है, ये भी नहीं है। ठीक है, सिंगल नहीं ना है, ये तो मिश्रण हो गया है ना। चलो, तो तत्व क्या है यहाँ, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन जो है बच्चों, ये क्या है, तत्व है। क्यों, क्योंकि ये देखिए 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, याद करो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, ये तत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मोल बराबर है, तो 1 मोल किसके बराबर है बच्चों, तो याद रखना है इसका 1 मोल किसके बराबर है, तो 6.022 गुना 10 का पावर 23, इतना बराबर है। ठीक है, याद कर लो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को सबसे पहले इसका परमाणु संख्या याद रखना होगा। तो कम से कम आप 20 तक परमाणु संख्या याद कर लो। ठीक है, सभी तत्वों के नाम और परमाणु संख्या, जैसे कि हम अगर बोलते हैं तो देखिए सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से आप लोग 20 तक कम से कम याद कर लो। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है बच्चों, तो 8 नंबर पे आता है। और 8 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करें तो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो घर होता है उसमें 2 भरता है, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चूंकि है कितना, 8 ही है, तो 2 और 6 हो जाएगा। लेकिन भरना कितना चाहिए बच्चों, यहाँ पे 8। ठीक है, अगर रहता तो भरते, नहीं है तो नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 6। तो 2 और 6 कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ, प्रतीक दिया हुआ है और 12 C और नीचे 6 दिया हुआ है से कार्बन का द्रव्यमान संख्या बताना है। ठीक है, तो जब इस तरीके से रहा बच्चों, ठीक है, तो मान लो एक तत्व का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो C ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऊपर रहा तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। और नीचे रहा तो उसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस जो होता है बच्चों, दोनों का अंतर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है द्रव्यमान, तो C यहाँ पे लिखा हुआ है और C के यहाँ पे द्रव्यमान की जगह में कितना लिखा हुआ है, 12। तो यानी कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 12, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर बोल देता कि ये दिया हुआ रहता और बोलता इसका परमाणु संख्या कितना होगा, तो कितना हो जाता, 6, क्योंकि परमाणु संख्या के जगह पे कितना लिखा हुआ है, 6। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत काम का चीज़ है ये। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपका कुछ दूसरा रहे और डायरेक्ट पूछ दे क्वेश्चन, तो आपका आंसर तो वहीं पे है, जो क्वेश्चन है उसी में तो आंसर है। बस तो आपको जानना है कि ऊपर वाला द्रव्यमान होता है, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस अगर देख ले बच्चों, दोनों का अंतर देख ले, तो उसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना होता है, 6, मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A और परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसका परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हमने अभी बताया था बच्चों दोनों में अंतर। ठीक है, तो परमाणु संख्या कितना दिया हुआ, A और Z में, A और Z में अंतर को ही हम लोग उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो A - Z इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर C है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, परमाणु संख्या में से परमाणु द्रव्यमान को घटाते हैं, A - Z इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन किए थे बच्चों। ठीक है, क्या था, किस अवस्था में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तो ठोस, द्रव या गैस, तो गैस में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अणुओं की ऊर्जा गैस में होती है। हाँ, 24 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है
तो देखिए हमने बता रखा था बच्चों, सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाएंगे तो कितना प्लस करना है बताओ जल्दी से, 273 को प्लस करना है। ठीक है, चूंकि देखो सी छोटा है और के बड़ा है, तो बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं 273, एकदम ट्रिक है, याद रखना। और अगर केल्विन दिया रहा है क्वेश्चन में और सेल्सियस में चेंज करना रहा तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे यही संख्या लिखना है, यही संख्या को याद रखना है। तो 273 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो बड़ा से कहाँ जा रहा है, छोटा की तरफ, के तो बड़ा है ना, सी छोटा है ना, तो बड़ा से जब छोटा की तरफ आएगा तो 273 को लेस कर देना है। अब देखो हम लोग का जो क्वेश्चन बोला 10 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना, मतलब सी से के की तरफ गया, मतलब 273 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 273 प्लस कर दो बच्चों, 10 में से 273 प्लस कर दो, तो 10 और 273 कितना हो जाएगा, 283 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 283, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, 25 नंबर सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, तो मिश्रण बताना है, चांदी, हाइड्रोजन, जल या वायु। तो कौन मिश्रण है बच्चों, देखिए बताइए, चांदी, हाइड्रोजन या जल या फिर वायु। तो वायु जो है बच्चों ये क्या है, मिश्रण है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। ठीक है, चांदी तो सिंगल होता है, हाइड्रोजन भी अकेले है, जल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वायु जो है बहुत सारे गैसों से मिलकर वायु का निर्माण होता है, तो वो क्या है, एक मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ, क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्लोरीन का निकाल लो, उसके बाद क्लोरीन आयन का निकालेंगे। तो क्लोरीन का अगर संयोजकता निकाले हम तो कितना होता है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, और इसको हम लोग बांटते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पहला घर में, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 7, यानी इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन को क्लोराइड आयन बनाने के लिए बच्चों इसमें 1 जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तो क्लोरीन का परमाणु संयोजकता कितना हो गया, 7। ठीक है, और अगर इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन, और हमारा क्लोराइड आयन ही बोल रहा है, तो इसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 8, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, तो परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जो था ये किसके लिए उत्तरदायी था बच्चों, तो ये परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, हाँ, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो देखो इसको कैसे निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी है बच्चों, देखिए कैसे निकलेगा। इसमें सबसे पहले आप लोग को मोल का फार्मूला जानना होगा। ठीक है, तो मोल का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा अनुभार। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले से मोल दे रखा है, तो मोल के जगह में हम यहाँ पे रख देंगे कितना, 0.5। ठीक है, लिख दिए। और द्रव्यमान आप लोग को निकालना है बच्चों। ठीक है, तो द्रव्यमान की जगह हम क्या लिख देंगे, द्रव्यमान। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ पे अनुभार लिखना है। तो अनुभार किसका निकालेंगे, जल का अनुभार सबसे पहले हम साइड में निकाल लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे H2O। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बच्चों, वो 2 होता है, और कितना नहीं 1 होता है ना, 1 होता है, और कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, हाइड्रोजन का 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, आप लोग को कम से कम 6 से 7 जो है तत्व उसका द्रव्यमान संख्या याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लगभग आता है। ठीक है, उसको हम कम्युनिटी टैब में डाल देंगे बच्चों द्रव्यमान, तो वो याद रख लेना। तो ऑक्सीजन का जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है, 18 लिख दिए, सॉरी 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन के एक ही है ना, तो एक ही रहेगा। अब हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा, 18, यानी कि H2O का जो अनुभार होगा वो कितना होगा, 18 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 18। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों यहाँ पे कि 18 किस में है, डिवाइड में, और ये
यहाँ पर है। अगर ये डिवाइड वाला इधर आके मल्टीपल में हो जाएगा तो 0.5 गुना 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 मल्टीपल में चल गया और इसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 × 90 और बराबर, अब यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है ना पीछे से, तो यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि द्रव्यमान कितना निकल गया बच्चों, द्रव्यमान जो निकल गया वो निकल गया 9.0 यानी कि 9। ठीक है, तो देखिए 9 कहाँ है, 9, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग 9 ढूंढेंगे। चलो लिख लिए, हाँ, तो 9 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, बचपन से रटते आ रहे हैं, सूती के कपड़े पहनने चाहिए, है ना। चलो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, तो इसमें से आप लोग को विलयन का पहचान करना है। ठीक है, कौन विलयन है, मिट्टी, ये तो नहीं है, समुद्री जल और कोयला वायु, तो जो इसमें विलयन है ये समुद्री जल है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा जल में घुला हुआ है, तो ये समुद्री जल क्या है, विलयन है। विलयन में क्या होता है, दो पदार्थों का, ठीक है, मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, जो घुला हुआ होता है उसको हम लोग विलयन कहते हैं। तो समुद्री जल क्या है, विलयन है। कोयला तो नहीं ना है, वायु तो नहीं ना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। ठीक है, तो प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर अल्फा कण का। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, केनाल किरणें का किरण पुंज क्या है, प्रोटॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। जब भी इस तरीके से सवाल है बच्चों द्रव्यमान निकालने के लिए, ठीक है, द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे यहाँ पे, परमाणु द्रव्यमान, जब भी इस तरीके से आए तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देंगे। तो न्यूट्रॉन कितना है 18 और प्रोटॉन कितना है 17, तो 17 और 18 कितना होता है 35। ठीक है, पिछले बार भी ये बता दिए थे। ठीक है, पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन था। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 35। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले सोडियम का जो है परमाणु संख्या याद रखना होगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, 11 होता है, और 11 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला घर में 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा घर में कितना हो जाएगा, दूसरा घर में हो जाएगा 11 लाना है ना, तो दूसरा घर में तो 8 भरता है, ये फुल हो गया। अब तीसरा घर चले जाएगा, अब तीसरा घर में कितना जाएगा, तो 1 बच रहा है, तो 1 डाल दो यहाँ पे। भले इसमें तीसरे घर में 8 की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे जितना रहेगा उतना ही ना भरेंगे जी। तो पहला घर में 2 भर, फिर 2 भर गया, तो दूसरा घर में 8 चला जाएगा, 8 वाला घर भी भर गया, तो अब 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या होगी। देखो कैसे बनाना है, ध्यान दो। तो यहाँ पे देखिए 1.8 ग्राम बोला है H2O में अणुओं की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे इसका जो मोल निकाल लेना है। तो मोल कैसे निकलेगा, तो मोल का फॉर्मूला हमने क्या बताया बच्चों, मोल का फॉर्मूला बताया द्रव्यमान बटा अनुभार। ठीक है, तो द्रव्यमान यहाँ कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान 1.8 ग्राम दिया हुआ है, तो 1.8 लिख देंगे। ठीक है, 8 लिख देंगे, और अनुभार निकालेंगे। तो जल का अनुभार अभी हम लोग जस्ट निकाले थे 18। ठीक है, तो एक बार फिर से निकाल देते हैं। ठीक है, देखो फिर से हाइड्रोजन H2O, तो हाइड्रोजन का पहले अनुभार निकालते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का भी हम लोग द्रव्यमान कितना बोले थे बच्चों 16, और कितना ऑक्सीजन है
तो एक ही टू है, तो एक से गुना कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 16, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो जल का जो अनुभार है वो कितना है 18 है, तो 18 नीचे रख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10, 18 दहें के 180, 1/10 यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग को जानना है कि 1 मोल में कितना अणु होता है। ठीक है, तो 1 मोल में जो अणु होता है वो होता है 1 मोल में जो अणु होता है वो होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 इतना होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे जितना दिया हुआ है उससे हम लोग इसको गुना कर देंगे, तो कितना आया था इसका मान हम लोग का, इसका मान कितना आया था 1/10, तो 1/10 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ नीचे ऊपर 10 तो 23 है। ठीक है, 10 जो है वो 23 बार है और नीचे 1 बार है, तो 1 बार ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 22 बचेगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर 22। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे 23 ठो 10 था, है ना, 23 ठो 10 था, तो एक 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा 22 10, यानी कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 6.022 इंटू 10 का पावर 22, तो 10 का पावर 22 यहाँ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 6.022 इंटू 10 का पावर 22। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका चलो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये इधर अलग है ना, अनुभार निकाले हैं, उसके बाद यहाँ से बना हुआ है। चलो आगे देखिए, आप आत्महत्या का थैला किसे कहलाता है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन बच्चों, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पावर हाउस किसको बोलते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, बिजली घर किसे कहते हैं, सब क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछता है। तो आत्महत्या की थैली जो होता है किसको बोलते हैं बच्चों, लाइसोसोम को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आत्महत्या कोशिका के आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं हम लोग, लाइसोसोम को बोलते हैं। क्लियर है। आगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, या पावर हाउस पूछा, या ऊर्जा घर पूछा, या बिजली घर पूछा। ठीक है, तीनों में से कोई भी चीज पूछा तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब 36 नंबर का सवाल हो गया। अब आते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, जाइलम में, फ्लोएम में, वस्य उत्तक में, पेशियों में। ये भी क्वेश्चन था पीछे बार बच्चों। ठीक है, तो ये ट्रेकिड्स जो पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं, जाइलम में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मलेरिया का रोग वाहक क्या है बच्चों, इसका आप लोग 38 का इस ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि मलेरिया का रोग वाहक क्या है। ठीक है, आपको बताना है वहाँ पे जो आंसर आप करेंगे कमेंट में वो लिखना है आपका 38 का जो भी रहेगा, ABCD जो रहेगा वो लिखना है इस तरीके से, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ आप सही किए हैं। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं। ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, बाह्य मंडल में। तो ओजोन जो गैस पाई जाती है बच्चों ये समताप मंडल में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, तो पौधे द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ है उसको हम लोग जैव रसायन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो वो एक सूक्ष्म जो पोषक तत्व है वो है बच्चों जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। ठीक है, तो पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, तो पोषण संबंधी। ठीक है, तो पोषण संबंधी इसका राइट हो जाएगा। मेंढक है, मेंढक क्या है बच्चों, उभयचर, सरीसृप, कृमि, अर्थोपॉड। ठीक है, तो मेंढक जो है ये जमीन में और पानी दोनों में रहता है, ये क्या है, उभयचर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक विश्वव्यापी बीमारी है। ठीक है, तो पूरा विश्व में जो बीमारी है, ठीक है, जो हर जगह है, पूरा विश्व में है, वो क्या है, बुखार है, हैजा, सिरदर्द या एड्स। तो विश्वव्यापी बीमारी कौन सा बच्चों, आप लोग को भी इसका भी कमेंट करके बताना है। 44 का ABCD जो लिखना होगा लिख देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक संक्रामक रोग है। ठीक है, वो सब सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस में करवा चुके हैं, इसीलिए हम वो सब दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको कमेंट करके बताओ। एक संक्रामक रोग है। ठीक है, तो संक्रामक रोग क्या है, हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग या हैजा। तो संक्रामक रोग इसमें जो बच्चे है वो है हैजा। हैजा क्या है, संक्रामक रोग है। ठीक है, ये एक दूसरे से तुरंत फैल जाते हैं। ठीक है, संपर्क आने से, एक दूसरे का संपर्क आने से क्या होता है, फैल जाता है।
चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग ओजोन है। ओजोन क्या है बच्चों? द्रव है, वाष्प है, ठोस है या गैस है? तो बताओ बच्चों, इसका भी हम कमेंट करके बताओ। ठीक है, यदि आप उसका 2019 का दोनों सेट को आप कंप्लीट कर चुके हैं तो इसका आंसर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका भी बता देना कमेंट करके। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन हम कमेंट में आप लोग को बताना है। हाँ, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी भी बता देते बच्चों क्या है, ये धूमक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो संवहन उत्तक, पार्श्वविभोजी उत्तक, शीर्षस्थ विभोजी उत्तक या दृढ़ उत्तक? तो ये वार्षिक वलय जो बनता है बच्चों वो बनता है पार्श्वविभोजी उत्तक के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है? ठीक है, तो 21 या 78% या 0.03 या फिर 0.07? ठीक है, 0.07। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? हमारे नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका के जो चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा 50 सवाल। ठीक है, 2020 में जो आप लोग का था, 2020 में आप लोग का 50 सवाल का क्वेश्चन का एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, इसका जो सेट था 50 क्वेश्चन का। अभी जो तो आप लोग का वर्तमान में जो चल रहा है वो 40 क्वेश्चन का है। ठीक है, और इससे पहले जो 19 में भी था वो 40 क्वेश्चन का, लेकिन 2020 में जो पूछा गया था वो 50-50 क्वेश्चन का प्रत्येक सब्जेक्ट में था। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, और बच्चों हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं आप तो हमारे इंस्टाग्राम से आप ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक को दे देंगे। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ इसमें आप लोग का डाला गया है, आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट ईयर को लेकर के।